हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। नाउ टैक्स इज समथिंग जो हम सब पे करते हैं। दो डायरेक्ट टैक्स कम, पर इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी पे करते हैं और गवर्नमेंट चाहती भी है आप पे करें। लेकिन ऐसे काफ़ी केसेस होते हैं जब कॉर्पोरेट या एंटिटी टैक्स नहीं पे करती बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, तो गवर्नमेंट प्रिजम्पटिव टैक्स लगाती है। अभी प्रिजम्पटिव टैक्स होता क्या है, और इसकी ही सेल्फ जो सब कैटेगरीज होती है वो होती है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स एंड अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अब ये एक जैसे दिखने वाले टर्म्स तो अलग टर्म्स हैं, इसके बारे में डिफरेंस जाना ज़रूरी है और अक्सर कन्फ्यूजन रहती है, ये मैं आज क्लियर करती हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले प्रिजम्पटिव टैक्स क्या होते हैं, दूसरा हम देखेंगे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम क्या है, फिर हम देखेंगे आपकी कॉम्पोजिशन टैक्स स्कीम जिसका सिर्फ पासिंग रेफरेंस होगा जीएसटी वाली, फिर हम बात करेंगे मिनिमम अल्टरनेट टैक्स और उसके बाद करेंगे अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के बारे में। तो एक एक करके चलिए सबको डिस्कस करते हैं। चलिए शुरुआत करने से पहले मुझे सवाल का जवाब दीजिए। मैट इज अ प्रिजम्पटिव टैक्स पेड बाय द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज ऑन द टोटल टैक्स लाइबिलिटी एंड AMT इज अ प्रिजम्पटिव टैक्स पेड बाय द कॉर्पोरेट एंटिटीज ऑन द टोटल टैक्स लाइबिलिटी। जरा दोनों के बारे में एक बार सोचिए और देखिए स्टेटमेंट सही है या नहीं, बिकॉज वीडियो के एंड में आपको इसका जवाब पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले टैक्सेशन के बारे में। नाउ यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम कि टैक्सेशन इज समथिंग जो कि स्टेट और सिटीजन को बाइंड करती है। एक मॉरल कॉन्ट्रैक्ट है जिसपे स्टेट की जिम्मेदारी होती है वेलफेयर प्रोवाइड करना, तो पैसा सिटीजन देता है इन फॉर्म ऑफ टैक्स। दैट्स व्हाई टैक्स कंपल्सरी पेमेंट होती है। अगर कोई भी किसी तरीके से नहीं पे करता तो उसकी पनिशमेंट मिलती है आपको, राइट। देन आई टॉक्ड अबाउट, इससे पहले की वीडियो भी है, व्हेन आई सेड कि टैक्स ना पे करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है आप टैक्स प्लानिंग करो, राइट, फिर होता है टैक्स को आप अवॉइड कर सकते हो, और तीसरा होता है टैक्स को आप इवेड कर सकते हो। एंड देन आई टॉक्ड अबाउट इसमें से कौन सा लीगल है और कौन सा इलीगल है, कौन सा एथिकल है, कौन सा अनएथिकल है, ठीक है ना। जो हमने टैक्स प्लानिंग की बात की थी तो हमने बोला था कि ये लीगल भी है और एथिकल भी है, लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब रिग्रेसिव टैक्स प्लानिंग होती है। नाउ इन केस ऑफ रिग्रेसिव टैक्स प्लानिंग समटाइम्स व्हाट हैपन, कंपनीज डू नॉट पे टैक्स एट ऑल, और वो इलीगली इस तरीके का काम करती है कि इतने टैक्स है, कंसेशन है वगैरह, टैक्स पे नहीं करती। एक तो ये है। दूसरा, कभी कभी कंपनीज कंप्लेन करती है कि हम टैक्स कैसे पे करें, टैक्स स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि टैक्स पे करने में ही ज़्यादा खर्चा हो जाता है देन टैक्स इटसेल्फ पे करना। ना इन्हीं चीज़ों के लिए हम लाते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, इन 2 चीज़ों से डील करने के लिए, रिग्रेसिव टैक्स प्लानिंग और जब टैक्स स्ट्रक्चर हमारा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो चलिए बात करते हैं प्रिजम्पटिव टैक्स। अगर प्रिजम्पटिव टैक्स देखा जाए तो एक ऐसा तरीके का टैक्स होता है जिसमें कैलकुलेशन नहीं की जाती, मतलब इनपुट कितना हुआ, आउटपुट कितना हुआ। यूजुअली टैक्स आप कैसे कैलकुलेट करते हो, आप ऐसे कैलकुलेट करते हो कि आप अपने पास एक बुक रखते हो जिसमें आप देखते हो कि आपकी कॉस्ट कितनी रही थी, राइट, और आपकी सेल कितनी हुई है। जब आप सेलिंग में प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हो तो आपका प्रॉफिट आ जाता है, और इस प्रॉफिट पे आपका टैक्स लगता है। ध्यान रखिएगा, ना तो सेलिंग प्राइस पे लगेगा कि कितने में प्रॉपर बेचा है, ना कॉस्ट, ना आपके कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि ये दोनों रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। इस पे आपका टैक्स लगता है, राइट। हम टैक्स इस पे लगाने की कोशिश करते हैं, बट समटाइम व्हाट हैपन, ड्यू टू सम रीजन हम ये पूरी कैलकुलेशंस नहीं कर पाते, या हम करना नहीं चाहते, या फिर ये कैलकुलेशन आपको फ़ायदा नहीं दे रही, तो ऐसे केस में हम लमसम टैक्स लगाते हैं। दैट मीन्स टैक्स विदाउट प्रॉपर कैलकुलेशन, टैक्स विदाउट चेकिंग द अकाउंटिंग बुक, इसे कहते हैं प्रिजम्पटिव टैक्स, जब हम इस कैलकुलेशन को नहीं करते। अब ये 2 वजह से होती हैं, अब ध्यान से देखिएगा। एक तो हमारी गवर्नमेंट है और एक हमारी कंपनी है। कभी कभी हमारी सरकार को प्रॉब्लम रहती है। गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट सेज कि देयर आर सम कंपनीज जिनके पास कैपेसिटी तो है, दे हैव इनफ कैपेसिटी, और उनका रेवेन्यू भी अच्छा खाता आता है, बट वो टैक्स नहीं पे करते बिकॉज वो कंसेशन इतना ले लेते हैं, राइट। दे आर नॉट पेइंग टैक्स बिकॉज कंसेशन इतना लेते हैं। ये हमारी गवर्नमेंट की कंप्लेन है। कभी कभी कंपनीज भी कंप्लेन करती है कि हमारी नीयत तो है, हमारी कैपेबिलिटी भी है और इंटेंशन भी है। यहाँ पे कैपेबिलिटी भी है प्लस इंटेंशन भी है, बट प्रॉब्लम ये है टैक्स स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और हमारे पास सीए को देने के लिए पैसे नहीं है ना। दीज आर 2 रीज़न। ऐसे केस में गवर्नमेंट जंप करती है और बोलती है ठीक है, हम दोनों का रिश्ता निकालेंगे। सबसे पहले उनका जिनके पास कैपेसिटी है
और पे नहीं कर पा रहे, फिर हम उनको देखेंगे जिनकी कैपेसिटी और फिर भी पे नहीं करना चाहते, तो एक एक करके दोनों को डील करेगी सरकार। तो चलिए देखते हैं पहले का क्या रास्ता निकाला। पहले का रास्ता निकलता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। जिस केस में गवर्नमेंट ने बोला एनी बिजनेसमैन जिसका एनुअल टर्नओवर लेस देन 2 करोड़ है, या फिर कोई प्रोफेशनल, अगर बिजनेस है तो एनुअल टर्नओवर लेस देन 2 करोड़, या कोई प्रोफेशनल जिसकी एनुअल इनकम या रिसीप्ट लेस देन 50 लाख है, वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर आ सकते हैं। इस स्कीम के अंदर है क्या? इस स्कीम के अंदर बोला गया है कि दे हैव टू पे टैक्स ऑन 6% ऑफ द टोटल रिसीप्ट, अगर रिसीप्ट डिजिटल पेमेंट में है, या फिर ऑन 8% ऑफ टोटल रिसीप्ट अगर रिसीप्ट कैश फॉर्म में है। तो अब ये थोड़ा समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मैं आपको बता देती हूँ। इमेजिन कीजिए किसी कंपनी का ओवरऑल टर्नओवर 1.5 करोड़ का है, राइट। इसमें से हम मान लेते हैं कि 80 लाख आपके डिजिटल मेथड से हुआ, ऑब्वियसली डिजिटल मेथड आजकल लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और 70 लाख आपका होता है कैश पेमेंट से ना। गवर्नमेंट ने बोला डिजिटल पेमेंट से, डिजिटल मेथड से जो हो रहा है उसके 6% पे आप टैक्स पे करोगे, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 4.8 लाख, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, आप 4.8 लाख के ऊपर टैक्स पे करेंगे। दिस इज 4.8 लाख, ओके, ठीक है। तो आप 4.8 लाख के ऊपर टैक्स पे करेंगे, और वहीं पे यहाँ पे 6% टैक्स लगेगा आपके डिजिटल पे, जबकि अगर कैश में आप पेमेंट लगोगे तो उस पर 8% पे आपको टैक्स पे करना है। इसका मतलब इसका 8% होगा 5.6 लाख। इसका मतलब 1.5 का जो टर्नओवर है उसमें से 4.8 प्लस 5.6, इतना जो आपकी ये हो जाती है 11-12 लाख के आसपास की जो पेमेंट होती है, उस पे आप टैक्स पे करोगे। अब सवाल आप ये पूछ सकते हो, इनकम 1.5 करोड़ है, टैक्स सिर्फ इतने पे क्यों पे कर रहे हो? मतलब ये टैक्स नहीं है आपकी, इस पे जैसे इसका 10% पे करना है या फिर इसका 15% पे करना है, इस पे टैक्स लगेगा, उस पे नहीं टैक्स लगेगा। अब आप मुझे राइट ना, क्वेश्चन ये है, जब रिसीप्ट इतनी हो रही है तो टैक्स सिर्फ इतने पर ही क्यों पे कर रहे हो? मैंने आपको इनिशियली बताया था ना, किसी भी कंपनी में सब एक तो आपकी कॉस्ट होती है और दूसरा होता है आपकी सेलिंग प्राइस। आप सेलिंग प्राइस पर थोड़ी ना प्रॉफिट पे करते हो, आप किस पे करते हो? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तब प्रॉफिट आता है। सिमिलरली ये जो 1.5 करोड़ की जो रिसीप्ट है ये सेलिंग प्राइस को रिफ्लेक्ट करती है। इसमें से आप मान सकते हैं कि 1 करोड़ तो मे बी आपके रॉ मटेरियल का प्राइस था, 3 करोड़ में भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट था, मे बी सिर्फ 2 करोड़ ही थे, 1 करोड़ ही थे जो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट तो एक्चुअली 6, 7, 8, 9% में चलता है ना, वो थोड़ी ना 100% रहता है। तो इसीलिए अब देखिए इसका फ़ायदा क्या हुआ। तो पहली बात तो ये समझना कि टोटल रिसीप्ट पे टैक्स पे नहीं करते, रिसीप्ट के सिर्फ कुछ परसेंट पे टैक्स लगता है जिसको हम प्रॉफिट परसेंट मानते हैं। टोटल रिसीप्ट पे टैक्स नहीं होता, रिसीप्ट के सिर्फ कुछ परसेंट पे टैक्स लगता है जिसको हम प्रॉफिट परसेंट एज्यूम कर लेते हैं, तो इस पे लगेगा अब आपका टैक्स ना। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, इससे फ़ायदा क्या हुआ ओवरऑल? इससे फ़ायदा ये हुआ कि अब इस कंपनी को बुक ऑफ अकाउंट रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ऑडिटिंग कराने की ज़रूरत है। इसको नहीं बताना पड़ेगा कि मेरा कितना कितना कॉस्ट हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये कॉस्ट, यहाँ से ये लिया, फिर मैंने यहाँ इतने का बेचा, यहाँ ये नहीं। उसे सिर्फ ये पता होना चाहिए कि टोटल कितना पैसा उसके हाथ में आया, उसका 6 to 7% हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये इसका प्रॉफिट है। हम अपने आप, हमने कोई कॉस्ट नहीं निकाली कि प्रॉफिट है या नहीं है, हमने बोला इतना पैसा आपके हाथ में आया फाइनली, इसका 6 to 7% हम आपका प्रॉफिट अज्यूम कर रहे हैं। अगर डिजिटली कर रहे हो तो 6% पे टैक्स लगेगा, और अगर कैश कर रहे हो तो 8% पे टैक्स लगेगा। इससे डिजिटल पेमेंट भी प्रमोट हो रही है। अब इस पूरे तरीके से क्या होगा, ना तो इनको अकाउंटिंग बुक रखनी पड़ी और ना ही इनको करानी पड़ी ऑडिटिंग। यहीं से स्कीम के बेनिफिट समझ में आते हैं कि अकाउंटिंग बुक नहीं रखनी पड़ रही, ऑडिटिंग नहीं करनी पड़ रही है जो कि सेल कर रहा है मैन्युफैक्चरर। साथ में गवर्नमेंट अपने मोटिव अचीव कर पा रही है, आसानी से रेवेन्यू उसको मिल रहा है बिना मेहनत किए, और साथ में डिजिटल पेमेंट को भी प्रमोट कर पाती है। दैट्स व्हाई प्रिजम्पटिव टैक्स बहुत अच्छे टैक्स होते हैं। इसी का एक एग्जांपल है कॉम्पोजिशन टैक्स स्कीम के आसपास।
जिसमें जो जीएसटी होता है, जिन कंपनीज का टर्नओवर लेस देन 1.5 करोड़ है और इंट्रा स्टेट ट्रेड में लगे हुए हैं, लेस देन 1.5 करोड़ और इंट्रा स्टेट ट्रेड में लगे होते हैं, उस केस में जीएसटी उनको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, लमसम पे कर सकते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरर 1.5 के आसपास और बाकी जो सेलर्स होते हैं वो पे कर सकते हैं आपके 1% या आपके 3 to 4% के आसपास। दिस इज कॉम्पोजिशन टैक्स स्कीम। ठीक है, ये भी एक तरीके की क्या होती है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम होती है, जिसमें हम जीएसटी के लिए कैलकुलेशन नहीं करते। तो ये आपकी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आया ना, इसमें कॉस्ट प्राइस की कैलकुलेशन नहीं करनी होती, सेलिंग प्राइस की कैलकुलेशन नहीं करनी होती, सीधा जितना पैसा हाथ में आया है उसका 6 to 7% हम प्रॉफिट एज्यूम कर लेते हैं और उस पर लगाते हैं आपका टैक्स। अब आते हैं मिनिमम अल्टरनेट टैक्स एंड अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। पहली वाली तो वो कैटेगरी थी जिसमें ट्रेडर्स बोलते कि हम टैक्स पे करना चाहते हैं लेकिन आपका स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है, हमने बोला इसको देख लेंगे। अब उन कैटेगरी को डील करना है जिनकी कैपेसिटी है बट पे नहीं करना चाहते, बिकॉज वो बहुत सारे आपके रिबेट्स यूज़ करते हैं, टैक्स कंसेशन यूज़ करते हैं ना। 1987 में एक फाइनेंस एक्ट के अंदर उनके लिए स्कीम आई थी। ऐसे केस में बोला गया अगर आप 18% से कम टैक्स पे कर रहे हो तो आपके ऊपर एक मिनिमम अल्टरनेट टैक्स लगेगा 18.5 ऑन द बुक प्रॉफिट। आप जितना भी आपकी बुक में प्रॉफिट लिखा हुआ है राइट, उस पे 18% आपको टैक्स देना ही होगा। सो दिस इज व्हाट इज मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। इसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि 18% का प्रॉफिट तो आपको हो ही रहा है राइट, तो ये आपका होता है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। और अगर अल्टरनेट मिनिमम टैक्स देखा जाए तो ये भी ऐसा ही है। अब देखते हैं सर फ़र्क क्या है दोनों के केस में। फ़र्क ये है कि दोनों की रेट तो इतनी ही है 18.5 और 18.5 के आसपास और दोनों ही प्रिजम्पटिव टैक्स हैं। बस ये जो आपका मिनिमम अल्टरनेट टैक्स है ये लगता है कॉरपोरेट एंटिटीज़ पे और जो आपका अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है ये लगता है नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज़ पे। जैसे आपका हो गया इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, हम बोलते हैं ना हमारे घर में पूरी फैमिली बिजनेस चलता है, इनको कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज की, खन्ना इन खन्ना, खन्ना इन सन्स, इस तरीके से फैमिली बिजनेस चलता है। तो ये इसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के कैटेगरी में रजिस्टर किया जाता है। ये जो कैटेगरी इसके बारे में कभी हम वीडियो बनाएंगे। फिर ये आपका इंडिविजुअल हो गया, फिर आपकी पार्टनरशिप हो सकती है, लिमिटेड पार्टनरशिप फॉर्म्स वगैरह, तो इसमें पार्टनरशिप वगैरह भी आपकी आ जाती हैं। तो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ आती हैं आपकी। ये जो डिफरेंस है वन समडे आई मेक वीडियोस, बट ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं वो एएमटी पे करती हैं और जो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं वो मैट पे करती हैं। और ये आया था आपका 1987 में और ये आपका 2012 में आया। और ध्यान रखिएगा वो एंटिटीज़ जिनकी इनकम मोर देन 20 लाख है वो आपका एएमटी पे करती है। तीन डिफरेंस 2012 में आया, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के लिए है, और जिनकी इनकम मोर देन 20 लाख है वो ये पे करते हैं 18.5% ऑफ बुक प्रॉफिट। एक चीज़ और, ये 9% उन पे लगता है जो कि गिफ्ट सिटी या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर में कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में काम करते हैं, उससे अगर इनकम अर्न करते हैं तो वहाँ पे अगर आप काम कर रहे हो तो सिर्फ 9% आपको पे करना होगा। नाउ दिस इज़ वॉट वी आर डन विथ प्रिजम्पटिव टैक्स। ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या हमें टैक्सेशन सिस्टम सिंप्लीफाई करना है, चाहे आप इसको प्रॉब्लम बना रहे हो चाहे कंपनी इसको प्रॉब्लम बनाए। नाउ इन दिस केस अब आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैट इज अ प्रिजम्पटिव टैक्स पेड बाय द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हमने देखा था ये एएमटी होता है जो कि इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इस तरीके की नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज पे करती है, तो ये आपका गलत हो गया। एएमटी इज ऑल्सो प्रिजम्पटिव टैक्स, इसको कौन पे करता है? कॉर्पोरेट एंटिटीज। ये आपकी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगी? दोनों गलत है, तो बोथ आर इनकरेक्ट। डी इज द आंसर। आई होप इसके बाद आपको प्रिजम्पटिव टैक्स क्लियर हो गया हो, एएमटी और मैट दोनों क्लियर हो गए होंगे। इफ दैट इज द केस देन हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इफ दैट्स नॉट द केस तो एक दो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट डाल दीजिए। थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.